हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का फर्स्ट पेपर हुआ था, जो अपना फर्स्ट टेस्ट लिया गया था स्टडी पॉइंट आरसी एप्लीकेशन के ऊपर। उस टेस्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन जो है पहला यूट्यूब पे दिया जा रहा है, उसके बाद में जिन्होंने परचेज कर रखा है इस कोर्स को, इस टेस्ट सीरीज़ को जिसने परचेज कर रखा है उनको प्रत्येक टेस्ट का एनालिसिस मिलने वाला है। आज हम जो 2 अप्रैल 2023 को जो टेस्ट हुआ है उसका सिलेबस और मैं बता देता हूं कि हम किस टाइप से ये सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो बता देता हूं आपको। आज जो टेस्ट हुआ था प्रत्येक संडे को ले रहे हैं और एग्ज़ाम तक कंप्लीट आपका सिलेबस टेस्ट वाइज करवा दिया जाएगा, जिसमें 6 टेस्ट तो हम लेते हैं टॉपिक वाइज और प्लस 4 टेस्ट मेजर टेस्ट उसके अंदर रखे गए हैं जो संपूर्ण कोर्स के ऊपर आधारित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस टाइप से टेस्ट लेते हैं कि डीओपी के ये क्वेश्चन, ये हमने दिया है सिलेबस यहाँ से डीओपी के क्वेश्चंस उठाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए ये जो सेकंड टेस्ट था इसके अंदर मैथ का था, प्रॉफिट एंड लॉस, और जीके एंड जीएस का था स्विक्स। ठीक है, इसके साथ में ये जो टेस्ट लिया जा रहा है वो स्टडी पॉइंट आरसी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप नीचे स्टोर का ऑप्शन रहता है, उसके अंदर जा करके परचेज कर सकते हो, मात्र 200 रुपये में है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको करवा दिया जाएगा और 100% हम गारंटी लेते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ को जो ज्वाइन कर रहा है उसको 100% आपके पेपर में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस का लेवल और जो कैसे क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं वो दिखाने के लिए मैं सिर्फ इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। बाकी के वीडियोज़ और टेस्ट आपको पैड मिलेंगे स्टडी पॉइंट आरसी पे। ये आपके जो डेमो के रूप में है वो दिखाया जा रहा है, पहला टेस्ट है। ठीक है, आज जो टेस्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट विनर था, विनर विजेता, हम इसके अंदर आपको टेस्ट के साथ साथ में आपको कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ठीक है, पहला जो विनर है धरानी जी, इन्होंने 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही किए हैं। आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, शानदार है और सिलेक्शन हो जाएगा इतने क्वेश्चंस यदि आप हमारे टेस्ट से कर रहे हैं। आपका ग्रेड ए था और आप फर्स्ट स्थान पे थे। आपको विनर के रूप में हम ई बुक फ्री में देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्थान पे आता है उस स्टूडेंट को हम एप्लीकेशन के अंदर जो अपना ई बुक है वो फ्री में देते हैं। ठीक है, उसको फ्री में हम इंस्टॉल करवा के यहाँ से देंगे। सेकंड स्थान था सुरेश जी चौहान का, जिन्होंने 38 क्वेश्चन राइट किए 50 में से, ए ग्रेड के साथ सेकंड रैंक प्राप्त की है। साईनाथ जादव जी ने 33 क्वेश्चन किया और बी ग्रेड के साथ थर्ड स्थान पर रहे। बाकी और स्टूडेंट्स भी अपने साथी थे जो इस लिस्ट में मैंने शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने प्रथम 3 को ही शामिल किया है, जिसमें से फर्स्ट जो है विनर है और इस विनर को कल इनका जो कोर्स है वो एक्टिव कर दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना जो टेस्ट है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का स्टार्ट कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन मैथ का या फिर जीके का, चलो जीके बोल दिया तो जीके का ही करते हैं। पहला क्वेश्चन जीके का लास्ट से लिया जा रहा है, लास्ट टू फर्स्ट तक चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन अपना है भारत में कुल कितने बंदरगाह है। ये अपना 50 नंबर क्वेश्चन था। भारत में कुल कितने बंदरगाह है, तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के अंदर कितने बंदरगाह हैं। जितने भी मेरे साथी लाइव देख रहे हैं वो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि भारत में कितने बंदरगाह है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ में आपको लिखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चंस वही लिए जा रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन था कि प्रमुख मुख्य बंदरगाह कितने हैं, तो 13 मुख्य बंदरगाह है। और मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ देखिए आपके कितने क्वेश्चंस आपको क्लियर होने रहे। जो अपने जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भारत के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुख्य 13 है, सबसे बड़ा मुंबई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा
जिसकी जनसंख्या है वो राज्य कौन सा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसी के साथ में मैं आपका लिख रहा हूँ कि आपको क्या क्या और बताना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पूछा है, कम बताना है। फिर उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, या सबसे कम और सबसे कम के साथ में आपके मैं पूछ लूँ कि घनत्व, घनत्व कम किसका है और घनत्व ज़्यादा किसका है। ठीक है, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन पुटअप किए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं मेरे साथी, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे अपने पास में है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर रहेगा। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, मैंने यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया था आपसे कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। फिर मैंने पूछा है कि घनत्व, तो सबसे कम कौन से का घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व है। और कितना घनत्व है, इसका घनत्व है 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व है यहाँ पे बिहार का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, बिहार का। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है कितना, वो है अपने पास में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको साथ में रखने हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश कितना 17, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, बिहार का, और है कितना 1106। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है केलादेव घना पक्षी विहार, केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो अभ्यारण्य जो है, अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर है, आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ में बताना है कि ये कब बना था और उस राज्य के कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना रहेगा, अपने पास में राइट आंसर रहेगा इसका राजस्थान। और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और इसका जो स्टार्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 10 मार्च 1982 के अंदर, 1982 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है लोकटक झील किस राज्य में है। तो लोकटक झील बतानी है आपको कौन से राज्य में, उड़ीसा, राजस्थान, केरला, मणिपुर। तो कौन से राज्य में स्थित है लोकटक झील। ये देखिए क्यों पूछी जाती है, इसके पीछे रीजन होता है कुछ ना कुछ, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर रहेगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, चंबल के ऊपर स्थित है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर रहेगा अपने पास में ओडिशा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हीराकुंड बांध है ओडिशा में स्थित होने के साथ साथ ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये महानदी कहाँ है, ओडिशा। ठीक है, तो ये कौन से के ऊपर बना हुआ है, महानदी के ऊपर। ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध है वो सबसे बड़ा, वो सबसे मतलब फेमस है, उसी की वजह से इसका बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो महानदी, हीराकुंड बांध और सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता। तो भारत से कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता, तो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, एक ऑप्शन और रह गया था अपना। ठीक है, इन तीन में से आप बता दीजिए कि नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीनों में से कौन सी नदी का उद्गम है वो भारत में नहीं होता। अगर भारत में नहीं होता तो कहाँ से होता है, ये भी आपको साथ में लिखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का है वो उद्गम स्थान भारत नहीं है, इसका उद्गम स्थान है तिब्बत।
इसका उद्गम स्थान है तिब्बत, तो इसका राइट आंसर रहेगा अपना ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है, और भारत में उसकी लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए आपका है गंगा, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है इंडस और डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए और आपको बतानी है कि उसकी भारत में लंबाई, कुल लंबाई कितनी है। एक तो ये बतानी है कि कुल लंबाई कितनी है, एक बतानी है भारत में उसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर अपने पास में रहेगा गंगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के साथ साथ में बांग्लादेश में भी बहती है। तो किस किस में है? इंडिया और प्लस बांग्लादेश में, दोनों में बहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, सिपकला दर्रा किस राज्य में है? तो सिपकला दर्रा किस राज्य में है? दर्रा के क्वेश्चन आप फिक्स याद कर लेना कि कौन सा, यानी ट्रिक बना करके याद कर लेना। तो सिपकला दर्रा यहाँ पे कौन से में है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा अपने पास में? सही उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश। सिपकला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने हिमाचल प्रदेश में अपने दर्रे हैं उनको याद करने की। तो इसमें आप याद रख सकते हो रोहित बड़ा शर्मिला है, रोहित बड़ा शर्मिला है। इससे आपसे याद रह जाएगा रोहित से रोहितांग, रोहित से हो जाएगा रोहितांग दर्रा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा से याद रख सकते हो बारालांचा दर्रा। ठीक है, और शर्मिला से आप सिपकला दर्रा याद रख सकते हो, सिपकला दर्रा। ये 3 दर्रे हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे हैं और इनमें से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पूछ लिया, इसका मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि सबसे प्राचीन कौन सी है। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? विंध्याचल, सतपुरा, अरावली, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली है और ये वलित पर्वतमाला है। ठीक है, फोल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ रखा है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे है, मैथ का क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट। तो मैथ के क्वेश्चन में हम करेंगे ए बी का 120 है और बी सी का 65 है। यदि ए बी सी का योग 121.5, यहाँ जो है वो थोड़ी सी गलती है लिखने में, 121.5 नहीं है, ये 121 सही 1/5 है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक, यहाँ अपने को बताना है कि c-2b + a का मान कितना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ए बी सी हैं, दे रखा है ए बी और सी। सी बी का, सी है वो बी का 65%। तो सी को मैं यदि 100 मानता हूँ तो सी का 65% कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, और यहाँ दिया गया है कि ए बी का 120 है, बी का 120, बी कितना माना मैंने? 65। 65 का यदि मैं 120% निकालता हूँ, 120% यदि मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 5 और 2 से काटे तो ये 6 और इसको 5 से काटते हैं 13, 13 छिका 78। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास में? 78। इसका कितना आ जाएगा? 78। यहाँ मैंने निकाल लिया है तो इसका आ गया 78। ठीक है, ये मेरे पास इनके रेशियो आ चुके हैं। अब रेशियो का इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 5 × 5 और ये कट के हो जाएगा यहाँ पे, या फिर हम इसको, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। इसको मैं राइट मान के चलूँ तो इसको राइट ये हो जाएगा मेरा कितना? 243/2। ठीक है, ये 243/2 था।
तो यहाँ 21 पॉइंट इतना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 21.5 है, 21.5 को हमने लिख दिया कितना 243/2, ठीक है। इन अनुपात का योग करते हैं, तो अनुपात का योग मेरे पास में कितना आता है 243, अनुपात का योग आ गया मेरा 243, और टोटल ए बी सी का अनुपात का योग तो 243 है और टोटल बता रहा है 243/2, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी कितनी 243/2, और बटे में भी ये भाग में चला गया इस साइड में आकर के, तो ये 243 से 243 काट दिया, तो एक की वैल्यू कितनी 1/2, एक की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ए का मान कितना था, ए का मान था मेरे पास 78, कितना था 78, तो इसके हिसाब से काटें, एक अनुपात का मान आधा है, तो 78 अनुपात का कितना हो जाएगा 78 इंटू में 1/2 बराबर, इसको यदि हम काट के आधा करना चाहें कितना आ जाएगा 39, ठीक है। बी का वैल्यू निकालना चाहें तो बी की वैल्यू वैसे अनुपात में कितनी है 65, ठीक है, तो 65/2 करूँगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ सीधा ही 65/2, ठीक है। उसके बाद मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, सी का मान मैंने 50 मान के चला था, सॉरी 100 मान के चला था, 100/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना 50, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पूछा है ए बी सी का वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में यहाँ, और अब पूछा है इसने क्या पूछा है C-2b, तो यहाँ मैं करता हूँ सी की वैल्यू कितनी 50 -2b, इसको यदि मैं 2 गुना करूँगा तो 65 हो जाएगा, इसको यदि 2 गुना करते हैं तो 65 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और प्लस में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 39, ठीक है। तो इनको अगर इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ 15 रह गया, माइनस का 15 प्लस का 39, इन दोनों को यदि सोल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास 24, तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा 24, जो नेक्स्ट नीचे दिखाई दे रहा है अपने को ऑप्शन डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर होगा डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है मैथ के, ये 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े थे, हमने जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन बड़े दिए इसलिए क्योंकि आपको आगे जा करके आसानी रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि एक संस्था में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं, तो देखो हम मान लेते हैं 100%, टोटल क्या होते हैं 100%, टोटल मान लिया हमने 100% थे, ठीक है। जिसको इंग्लिश में सोल्व करना है वो इंग्लिश में कर सकता है, टोटल 100% होते हैं, ठीक है। इसमें से 60 क्या है लड़के, तो बॉयज़ कितने हैं 60, तो गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स हो गई 40, ठीक है। अब इसने ये पूछा है कि इसके अलावा 15% लड़कों और 7.5% लड़कियों को शुल्क में छूट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यदि मैं 60 का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं निकालूँ इसका 40 का 7.5% निकालता हूँ, 40 का 7.5% निकालूंगा तो 1 0, ये पॉइंट हट गया, 1 0 से 0 कैंसिल, 25 थी 75, 25 का 100, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आया मेरे पास में 3, ठीक है। तो छूट वाले टोटल कितने हो चुके हैं, छूट वाले टोटल हो चुके हैं 9 और ये 3, ठीक है, 12 हो चुके हैं, छूट वाले टोटल हो चुके हैं अपने पास में कितने 12 कैंडिडेट हो चुके हैं, ठीक है। फिर आगे इसने क्या पूछा है, यदि शुल्क माफ़ी पाने वालों की संख्या 90 है तो 50% प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर छूट प्राप्त करने वाले ये हैं तो छूट जिन्होंने नहीं प्राप्त की थी वो कितने हो गए, 60 में से 9 माइनस कर देते हैं, 60 में से 9 माइनस किया तो कितना है मेरे पास में 51, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 51। और उसके बाद में यदि इनका निकालें तो ये मेरे पास में हो जाएगा 40 - 3 47, ये कितने हो गए 47। अब इनका 50% निकाल के देखते हैं, ठीक है, 50% छूट की बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे 51 का 50% बॉयज़ का निकाला ना, 51 का 50% आधा आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 51 का आधा कितना हो गया 25.5, ठीक है। फिर यदि हम ये बॉयज़ का था, फिर यदि हम गर्ल्स का निकालना चाहें तो गर्ल्स कितनी है टोटल 47 का 50%, ठीक है। इनका आधा निकालें तो 37 आ जाएगा इसका 37 का यदि हम निकालें 37 का 50% निकालें तो ये आ जाएगा 18.5। टोटल छूट वाले कितने हो गए, टोटल छूट वाले अपने पास में हो गए 44, ठीक है। अब 44 में से ये पूछा है कि छूट
कितनों को मिली, ठीक है। तो हम निकाल देंगे इसका 44 इंटू 7.5, तो ये अपने पास में आ जाएगा इसका आंसर 330। तो इसका राइट आंसर कितना था, 330। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी कर दी जाए तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व 17% की वृद्धि होती है, अगर ऐसे 2-3% कमी वृद्धि वाले होते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको x मान लेते हैं हम, ठीक है, x। दूसरे को इसको हम y मान लेते हैं, या फिर कुछ भी मानो, मतलब परसेंटेज दी होती है, ठीक है, तो y। यदि वृद्धि होती है तो हम प्लस लिखते हैं, अगर कमी होती है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। वृद्धि होती है तो प्लस लिखते हैं और माइनस नहीं तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे क्या है, 17%, ठीक है, y। फिर इसका आगे अगर एक की कमी और एक की माइनस वृद्धि होती है तो माइनस कर देते हैं xy/100, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे। तो इसका देखिए, जैसे मतलब 35% की कमी और यहाँ पे वृद्धि, हम ऑप्शन से उठाए यदि 80 वाला, ठीक है, तो 80 की वृद्धि मान लेते हैं, तो 80 माइनस कमी और माइनस में दोनों का गुणा करेंगे तो 35 इंटू 80 और बटे में 100। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, अगर 5 से काटे तो 5 7 35, 5 2 10, 2 से काटे तो 4, ठीक है। और ये अगर माइनस कर देते हैं तो माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर 80 में से 35 गया तो 5 और 4 45, ठीक है। माइनस करते हैं 7 का 28, माइनस 28 कर देते हैं। 15 में से अगर अपने पास में चले जाते हैं कितने, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 17% यही है ना, क्योंकि 17% ही वृद्धि थी। टोटल कितनी परसेंट वृद्धि आई, 17% वृद्धि आई है, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक होती है, यहाँ पूछा है इसने क्या, यहाँ पूछा गया है, जैसे यहाँ पूछा है घटी हुई कीमत क्या थी, यानी वर्तमान कीमत क्या है, ठीक है। वर्तमान और प्रारंभिक के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर वर्तमान का पूछे, अगर वर्तमान कीमत पूछे, ठीक है, यानी घटी हुई कीमत या वर्तमान ही होती है। वर्तमान कीमत पूछे तो हम करते हैं कमी या वृद्धि कितनी % हुई थी वो, और बटे में 100, और गुणा में करते हैं रुपये बटे मात्रा, रुपये बटा मात्रा। अगर आपको पूछ ले पहले की, अगर आपको पूछ ले पहले कितना था, ठीक है, अगर पहले का पूछ ले, प्रारंभिक पूछ ले, प्रारंभिक मूल्य पूछ ले, तो आपको करना होता है कमी या वृद्धि जो भी थी, ठीक है, और बटे में हम कर देते हैं 100 माइनस कमी या वृद्धि थी, ठीक है। कमी तो माइनस कर देंगे और अगर वृद्धि हुई तो 100 प्लस कर देंगे, ठीक है, और गुणा में वही रुपये बटा मात्रा, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। वर्तमान की पूछिए तो इस फॉर्मूले में रखते हैं कमी कितनी 15 की, बटे में 100, और गुणा में रुपए कितने, रुपए हैं यहाँ पे 2720, 2720, और बटे में केजी कितना 6। तो यहाँ मैं यदि काटना चाहूँ तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट कर दिया, और उसके बाद में यदि 5 से काटूँ तो ये 2 से कट गया, और 5 से काटूँ तो ये 3 से कट गया, 3 को इससे काटूँ तो ये कट गया 2 से। अब मेरे पास में है 272/4। अगर 4 का भाग दिया जाए तो 6 चौका 24, 6 शेष कितना बच गया 3, 8 चौका 32, कितना आ गया 68 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या होगा 68, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको प्रारंभिक पूछ लिया जाए तो इस फॉर्मूले को हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितने दशमलव, ठीक दशमलव ज्ञात करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 से ही 2/3% है, 16 से ही 2/3%। इसको यदि मैं भिन्न के अंदर चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 16 × 48 और 2 50, 50 और परसेंटेज को हटाए तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और ये 6, यानी इसको मैं क्या बोल देता हूँ 1/6। अब ये बोलता है कि 1/6 की वृद्धि होगी तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपने पास में πr²। अब यहाँ पे त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो कितनी बार वृद्धि होगी, 2 बार। तो हम पहले मान लेते हैं 100 था, ठीक है। अगर वृद्धि हुई तो 7/6 गुणा में 7/6, ठीक है। अगर इसको हम
काटना चाहें आगे तो काट सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 49 7 इंटू 7 49 इंटू 100 और अपॉन में आ गया 36। अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो अपने आप पास में आता है 136.11। ठीक है, तो हम कितना मान के चले थे, 100 मान के चले थे, तो अपने पास प्राप्त कितना हुआ है, 36.11 प्राप्त हुआ है। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई, तो 100 मान 136.11 प्राप्त हुआ और 100 मान के चले थे, वृद्धि कितने की होगी, 36.11 की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय वाई की आय से, ए की आय वाई की आय से 42 अधिक है, जेड की आय एक्स और वाई की आय का योग से 45 कम है। ठीक है, जेड की आय एक्स की आय से कितनी कम ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई की आय से, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, एक्स की आय वाई की आय से। तो सबसे पहले यदि हम एक्स की आय मान लेते हैं कितनी थी, ठीक है, एक्स की आय मान लेंगे तो यहाँ पे बाकी का हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स की आय या वाई की आय, एक्स की आय वाई की आय का, तो वाई की आय हम यदि मान लेते हैं 100 थी, तो एक्स की आय कितनी होगी 142। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स की आय से 42 अधिक है, तो एक्स की वाई की यदि 100 थी तो एक्स की होगी 142। ठीक है, फिर आगे इसने कहा है कि जेड की आय इन दोनों की आय का योग का, इन दोनों की आय कितनी होगी 242 होगी, क्योंकि 100 थी वाई की और एक्स की थी 142, एंड टोटल कितनी होगी 242 का 45% कम है। तो 45% कम करेंगे तो कितनी 55% रह जाएगी ना, 55% होगी किसकी, जेड की आय। अब यदि हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 11 से कैंसिल आउट हो गया, 5 को इससे कैंसिल आउट करते हैं तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यदि इनको हम काटते हैं, अगर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं तो अपने पास में जो जेड है उसकी आय कितनी आ जाएगी, जेड है उसकी आय अपने पास में आ जाएगी 133.10। ठीक है, तो यहाँ पूछा है इसने आगे कि जेड की आय एक्स की आय से कितनी परसेंट कम है, जेड की आय एक्स की आय से कितनी कम है। तो वैसे कम देखें कितनी है, तो 142 माइनस करेंगे 133.10 को, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 8.9। कितना आ गया 8.9 कम है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 8.9 बटे में किससे पूछा है, एक्स की आय से। एक्स की आय कितनी है ये बटे में लगा देंगे 142 और गुणा में 100। यदि हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो अपने पास में आएगा कितना 6.26%। ठीक है, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं क्या, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा 6.3। अपना आंसर आया था 6.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 35 नंबर क्वेश्चन है। संख्या ए और बी क्रमशः 35% और 50% है, जो संख्या सी से अधिक है, ए बी का अनुपात बताइए। ठीक है, संख्या सी से अधिक है तो ए बी सी, यहाँ मैं सी का मानूंगा, क्यों, क्योंकि सी से कम ज़्यादा है। तो सी का यदि 100 मान लिया, सी से ज़्यादा है तो इसका मतलब बी कितना हो गया 50% ज़्यादा यानी 150, ए कितना हो गया 30% ज़्यादा यानी 130। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये अनुपात आ गया अपने पास में 13:15:11। ए बी का अनुपात पूछा था तो क्या आ जाएगा 13:15 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 80 के 4/5, 80 के 4/5, 80 के 4/5 और 650 के 4/5%, 4/5% हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया, का अंतर क्या है। तो इनका अंतर बताना है अपने को। ठीक है, अगर 16 पंजे 80, 16 चौका 64 माइनस, इसको और सॉल्यूशन करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ अब काटने किससे 5 से, तो ये 5 से काटे तो 10 और इसको 5 से काटे तो 13, 13 चौके 52 और 52 में 10 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 5.2। 64 में से 5.2 माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा 58.2, सॉरी 58.2
2। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 58.2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास में 50,000 का 120 का 0.08% के बराबर क्या है? तो 50,000 गुणा में 50,000 गुणा में 120%, 120% परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दिया, और फिर ये बोला है कि 0.08% परसेंट हटाया तो क्या लग गया नीचे 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य और लग जाएगी, ठीक है। तो ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, इसको कैंसिल आउट करें तो 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया था, नीचे 2 जीरो लगाने की 8 बचा था, इसको काटेंगे तो ये 8 कट जाएगा किससे? 4 से। अपने पास बचा है 12 इंटू 4, 12 चौके 48। इसका सही आंसर क्या रहेगा? 48 यानी 48, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? तो 33 सही 1/3 कितना होता है पहले तो ये देख लीजिए। 33 सही 1/3% क्या होता है? 33 इंटू 3 99 और 1 100, 100/3, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 1/3 है वो क्या होता है? 33 से 1/3% होता है, ठीक है। तो देखिए 10,000, अब मैं 33 से 1/3% को 1/3 लिख सकता हूँ, गुणा में 1/3, और गुणा में देखो 15% हटाया तो 100, और इसके 2 पॉइंट थे तो यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट भी हट गया, ठीक है। 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल, ये काटें तो ये कितने से कट गया? 5 से कट गया, ठीक है। उसके बाद में हम डीओपी के क्वेश्चन करने वाले। जो आपके डीओपी का पार्ट है वो आपके 30 क्वेश्चन कवर करता है, और जो 30 क्वेश्चन हमने पहले मॉक टेस्ट के अंदर आपको दिए हैं, वो हमने आपको जो टॉपिक दिए थे उन्हीं से आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिए हैं, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके दिए हैं कि वो आगे भी पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं, और उनके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर था आपके जो डीओपी का पार्ट था, इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे अभी? 30 क्वेश्चन थे। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि आपके सिलेबस के अनुसार है, पीओ गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। तो इन 2 पार्टों को हमने डिवाइड किया था, और इनके अंदर टॉपिक रखे थे। 2 टॉपिक थे, पीओ गाइड पार्ट 1 के अंदर थे, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के अंदर आपके 1 से लेकर 9 तक रूल थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने 30 क्वेश्चन तैयार किए थे। अब हम देखते हैं इनका डिटेल सॉल्यूशन। तो कोई भी डाउट्स आता है किसी भी क्वेश्चन में, आप हमें बता सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पीएसबी में कितने सदस्य होते हैं? तो पीएसबी क्या होता है? भी पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। क्या होता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? अभी 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, और ये जो आपके डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है, शीर्ष प्रबंधन निकाय हम बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 6 सदस्य। और इसके अलावा 3 क्या होते हैं इसके? परमानेंट इनवाइट होते हैं, जो इसके अंदर हम बोल सकते हैं। इनके अलावा 6 मेंबर के अलावा और 3 परमानेंट इनवाइट होते हैं। एक तो होता है डीजी, एक होता है एडीजी, एक उसके अलावा क्या होता है? एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आपके 6 सदस्य के अलावा 3 परमानेंट, यानी कि परमानेंट इनवाइट को हम बोल सकते हैं स्थायी, परमानेंट एंटाई को स्थायी आमंत्रित। तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, डीजी, एडीजी, एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। बात समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर जो अलग अलग जो पॉइंट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम बात करें। एक तो होता है प्लानिंग, क्या होता है? प्लानिंग होता है, पर्सनल होता है, पीएलआई होता है, और उसके बाद में अगर हम बात करें ऑपरेशनल होता है, टेक्नोलॉजी होता है, और बैंकिंग होता है। तो PPP OTB याद कर सकते हैं, ऐसे भी कैसे भी आप अपने ट्रिक से हैं इसको याद कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 56 APO और 99 APO स्थित है,
तो इंग्लिश मीडियम भी, दोनों मीडियम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन भी करवाया जाएगा, वो भी आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन हैं और किस लेवल तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको 56 और 99 एपीओ के बारे में बताना है। तो 56 एपीओ और 99 एपीओ आपके क्या है, बेस सर्किल है। आपके बेस सर्किल कितना है, 1 है। और ये बेस सर्किल के जो हेडक्वार्टर होता है, क्या है, हेडक्वार्टर होता है वो है आपके सेना डाक भवन न्यू दिल्ली में। और वो कहाँ कहाँ पर है आपके, एक बेस सर्किल है, एक तो 56 एपीओ है, एक 99 एपीओ है। आपसे पिन कोड पूछे 56 एपीओ का, क्या पूछे 56 एपीओ का, तो 900056 होगा। और इसका पूछे तो 900099 पिन कोड होगा। तो आपके ये कहाँ पर है, 56 एपीओ है न्यू दिल्ली में और 99 एपीओ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। अगर आपको भी ये पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि इसका आंसर ये होगा तो आप अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्किल। आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा विजयवाड़ा। और आंध्र प्रदेश के अलावा जो इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर यमन है, जो पांडिचेरी का यमन है वो आता है। और इसका आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर क्या है, विजयवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लक्षद्वीप किस सर्कल के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप आता है भी केरला के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, केरला के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, याद कैसे करें, केरला ले आ रहा है लास्ट में, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के किस सर्कल में आता है, केरल, किसके अंदर, केरल में। और बात करें इसके अलावा जो आपके यमन था, क्या था, यमन जो आपके आंध्र प्रदेश के था, पांडिचेरी का, और इसके अंदर कौन सा आता है, माहे आता है। कौन सा आता है भी, केरल के अंदर कौन सा आता है, माहे। पांडिचेरी का कौन सा आता है, माहे आता है। और उसके अलावा आपके क्या है, लक्षद्वीप है, केरल है और माहे है। ये 3 आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। डाक विभाग डायरेक्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। डायरेक्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो आपको बताना है कि आपका डायरेक्टर जनरल है वो वर्तमान में कौन है। तो इसके हम बात करें, जो आपके आलोक शर्मा हैं वो अब क्या है, आपके डायरेक्टर जनरल है। आलोक शर्मा क्या है, आपके डायरेक्टर जनरल है। अगर उसके बाद में अगर हम बात करें, जो डाक विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है अभी, हेडक्वार्टर है आपके डाक भवन न्यू दिल्ली के अंदर है। डाक भवन न्यू दिल्ली के अंदर। अगर इसकी पिन कोड की बात करें तो 110001 इसका क्या होता है, पिन कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस सर्कल का नेतृत्व जो किसके द्वारा किया जाता है। बेस सर्कल होता है आपके 23 सर्किल है और एक बेस सर्किल है। एक बेस सर्किल है और 2 पार्ट में है, 2 जगह है। बेस सर्किल कितने जगह है, 2 जगह है, एक लेकिन 2 जगह है। 56 एपीओ 99 एपीओ है। और इसका नेतृत्व कौन करता है अभी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। कौन करता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस का हम बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अभी, जो एडीजी है एपीएस का, और ये किस रैंक का होता है, ये होता है मेजर जनरल रैंक की। किसका, मेजर जनरल। और इसका जो हेडक्वार्टर है डाक सेना भवन न्यू दिल्ली है। इसका पिन कोड 110011, ये इसका क्या होगा, पिन कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक भवन न्यू दिल्ली का पिन कोड मैंने अभी भी बताया था, आप क्या होगा, 110001। ऑप्शन नंबर आपके होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डीओपी की स्थापना कब हुई। डीओपी की स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी। बात करें डीओपी की स्थापना की, तो डीओपी की स्थापना हुई थी आपके 1 अक्टूबर 1854 को। और अगर इससे थोड़ा सा पीछे चलें तो आपके 1852 के अंदर प्रथम आपके जो सिंध डाक टिकट का प्रयोग किया गया था। 1852 के अंदर सिंध डाक टिकट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं।
उत्तरी पूर्व डाक सर्कल में कितने राज्य शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका 6। कौन कौन से अभी? वो आपके अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो याद कैसे करें? तो ATM 3N, ATM की पावर ये M की पावर 3 कर देते हैं और N। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ऐसे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पीएसबी में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति है? अभी अभी मैंने बताया था 6 मेंबर होते हैं, 3 स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं। तो आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। एडिशनल सेक्रेटरी डीओपी होता है और डायरेक्टर जनरल होता है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाए? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सर्किल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा सर्किल का मुख्यालय है आपके अंबाला कैंट के अंदर। कहाँ पर अभी? अंबाला कैंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमडीजी मीन इन कैटेगरी। एमडीजी का पूरा नाम बताना है और इसकी किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एमडीजी मीन इन कैटेगरी। एमडीजी आपके मुख्य डाकघर क्या है? मुख्य डाकघर है और सब ऑफिस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के अंदर हम पढ़ते हैं सब ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, तो ये आता है आपके सब ऑफिस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से चलते फिरते डाकघर में एमओ बुक करने की अनुमति है? कौन से चलते फिरते डाकघर में एमओ बुक करने की अनुमति है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मद्रास एंड नागपुर। मद्रास एंड नागपुर। तो हम बात करें मोबाइल पोस्ट ऑफिस की। किसकी बात करें अभी? मोबाइल पोस्ट ऑफिस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? चल डाकघर भी बोल सकते हैं और मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं। और ये क्लास नंबर आपकी किस में पड़ता है? अभी 4 नंबर क्लास में पड़ता है। किस नंबर में क्लास में? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस किस क्लास में है? तो 4 नंबर में। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो प्रधान कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? प्रधान कार्यालय का प्रमुख आपके होता है हेड पोस्ट मास्टर। जीपीओ का भी हेड क्या होता है? हेड पोस्ट मास्टर होता है। सीपीएमजी किसका होता है? अभी सर्कल का। पीएमजी किसका होता है? रीजन का। एसपी और एसएसपी किसका होता है? डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि महानिदेशक रात्रि पीओ के समय को बढ़ा सकते हैं। महानिदेशक तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस है आपके क्लास नंबर 3 के अंदर बात करें तो वहाँ पर नाइट पोस्ट ऑफिस का जिक्र है। तो जो डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो इसके समय को 8:30 PM तक बढ़ा सकते हैं और इसका जो समय निर्धारित है वो हेड ऑफ सर्किल करता है। तो कौन करता है? भी हेड ऑफ सर्किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग के सचिव का नाम क्या है? डाक विभाग के सचिव का नाम बताना है आपको। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है आपके विनीत पांडे। कौन है भी? विनीत पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विनीत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डाकघरों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? डाकघर को तो हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। कौन सी में भी? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का प्रधान, हेड पोस्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर। उसके बाद में क्या होता है आपके? एचओ के बाद में, एचओ भी बोलते हैं। इसके बाद में होता है एसओ। इसका प्रधान होता है उप डाकपाल या सब पोस्ट मास्टर। उसके बाद में क्या होता है? बीओ। इसको हम बोल सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका हेड होता है, और इसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाइट पीओ के लिए समय कौन निर्धारित करता है? मैंने अभी अभी बताया हेड ऑफ सर्किल निर्धारित करता है। डाकघर के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार होते हैं भी? डाकघर के 3 होते हैं, बीओ, एसओ और एचओ। कितने प्रकार होते हैं भी? 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस किस क्लास के अंतर्गत आता है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस 4 नंबर क्लास में आता है। किस में आता है भी? 4 नंबर क्लास में। भारत में कितने बेस सर्किल है? भारत में कितने बेस सर्किल है? तो मैंने थ्योरी पहले ही बता दी आपको, डिफाइन कर दिया है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको आगे देखने को मिल रहे हैं। बेस सर्किल कितने हैं? 1 है। और सर्किल कितने हैं? 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? है निम्नलिखित में कौन सा डाकघर सभी प्रकार के लेन देन नहीं करता? जो आपके डाकघर पढ़ेंगे, हेड ऑफिस, सब ऑफिस
ब्रांच ऑफिस, तो उसके अंदर जो आपके हैं ब्रांच ऑफिस है वो सभी प्रकार के कार्य नहीं करता, कुछ उसके प्रतिबंधित होते हैं, कुछ लिमिट होती है, तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी किस सर्कल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो पांडिचेरी अगर हम बात करें तो केरला भी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि केरला के अंदर क्या होता है, आपके माहे आता है, और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या आता है, यमन आता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन आंध्र प्रदेश भी होता तो हम उसको कर सकते थे, तो यहाँ पर अगर बात करें सीधी तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार क्या राइट आंसर होगा, आपके केरला होगा। अब आपके 23 जो क्वेश्चन हैं आपके पीओ गाइड पार्ट 1 से हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके 7 क्वेश्चन हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके 24 नंबर क्वेश्चन की प्रधान कार्यालय लेखा का मुख्य कार्यालय है, तो जो आपके हेड ऑफिस है उसका अकाउंट ऑफिस कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि वो खुद भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो खुद होता है, यानी कि हेड ऑफिस है वो बीओ का भी होता है, जो आपका अकाउंट ऑफिस होता है, एसओ का भी अकाउंट ऑफिस हो सकता है, और खुद का भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके इटसेल्फ होगा। क्या होगा भी, इटसेल्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भी, डाकघर की सबसे निचली इकाई कौन सी है। डाकघर की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे क्या होता है, हेड ऑफिस होता है, उसके बाद में सब ऑफिस होता है, सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, ब्रांच ऑफिस होती है। इसका प्रधान मैंने बताया था ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईएसएमओ का पूर्ण रूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएसएमओ की अगर हम बात करें, ईएसएमओ की हम अगर बात करें तो वो आपके क्लास नंबर 5B यानी कि रूल नंबर 5B के अंदर है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये राइट होगा। और ये क्या होता है, आपके वीसेट स्टेशन होते हैं, उनके थ्रू किया जाता है, जो कुछ एक आपके प्रधान हेड ऑफिस होते हैं, यानी कि प्रधान डाकघर होते हैं, वहाँ पर ये व्यवस्थित होते हैं। तो इसको हम ईएसएमओ बोलते हैं, यानी कि एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर हम इसको बोलते हैं। इसके लिए अलग काउंटर की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, आपकी वीसेट का मतलब, वीसेट का मतलब होता है आपकी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो अगर हम बात करें तो वी सेट होते हैं जो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होते हैं, जो हेड ऑफिस होते हैं उसके अंदर ही होते हैं, और इसका फुल फॉर्म वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। और जैसा कि जो ईएसएमओ होता है उनके जो बुक करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो वी सेट के माध्यम से की जाती है, तो वी सेट हमें इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, कोई भी डाकघर जो मेल संचार की एक लाइन पर स्थित होता है अग्रिम रूप से कार्यालय के इच्छित बैग प्राप्त करते हैं उन्हें बिना खोले। ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पर बिना खोले बैगों की सप्लाई की जाती है। तो बिना खोले बैगों की सप्लाई कौन से के अंदर की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांजिट ऑफिस होता है। क्या होता है भी, ट्रांजिट ऑफिस। क्या होता है भी, ट्रांजिट ऑफिस होता है। यहाँ पर मान लो कोई ट्रांजिट ऑफिस है, ट्रांजिट ऑफिस है, यहाँ पर कोई लाइन से बैग आए, यहाँ से आए, मान लो ये पटरी, यहाँ से बैग आए, अलग अलग जगह से बैग आए और यहाँ पर छंटाई होकर अलग अलग एसओ के अंदर यहाँ पर वितरित किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेशनों पर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। जीपीओ क्या होता है भी, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस होता है, इसका प्रधान हेड पोस्ट मास्टर होता है। और बात करें ये होता क्या है, वेयर इसके अंदर हम बात करें अगर ऐसा हेड ऑफिस जिसके अंदर एक से अधिक हेड ऑफिस अटैच हो, एक से अधिक हेड ऑफिस अटैच हो, तो उनका जो हेडक्वार्टर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीपीओ बोल सकते हैं। कोई मान लो दो हेड ऑफिस का जो हेडक्वार्टर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं,
जीपीओ बोल सकते हैं। एक से अधिक का होना चाहिए, खुद का तो आप ही होता है, हेड ऑफिस ही होता है, लेकिन किन्हीं एक अन्य हेड ऑफिस उसके अंदर भी अटैच हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीपीओ बोल सकते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिट मेल ऑफिस का अधिकारी कौन होते हैं, प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं, मेल एजेंट एंड मेल गार्ड होते हैं। कौन होते हैं अभी, मेल एजेंट एंड मेल गार्ड होते हैं। जो मेल ऑफिस होते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी, ट्रांजिट ऑफिस पढ़ा था, और जो ट्रांजिट मेल ऑफिस भी जो बंद थैलों का आदान प्रदान के लिए होता है, उनकी वहाँ पर जो अलग अलग स्थानों पर पहुँचाने का कार्य करता है मेल का, तो उनका अधिकारी मेल एजेंट और मेल गार्ड होते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आपके डीओपी के कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और जो क्योंकि हमने थोड़े फास्ट किए हैं या स्लो किए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इतना टाइम आपको सफिशिएंट होना चाहिए।